अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय दस्तगीर। और आज हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज़ ड्यू फॉर। तो इसका आंसर है डिफरेंस इन मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। दूसरा एमसीक्यूज है, अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जब हम हीट करते हैं तो एवेपोरेशन की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो आपको पता है पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस। 2, एमसीक्यूज नंबर 2 के बाद है बेटा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट इन। तो किस में स्ट्रोंगेस्ट होती हैं, सॉलिड्स के अंदर। कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज them directly into solid state, this phenomenon is called। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, करीब करीब आ जाते हैं जब हम कूल करते हैं। फिजिकल स्टेट इन विच पार्टिकल पोसेस द मैक्सिमम एनर्जी। फिजिकल स्टेट बताएं जिसमें पार्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपको पता है वो गैसेस होती हैं। पार्टिकल्स उनमें तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। तो आपने क्या बताना है कि एवेपोरेशन डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ऑफ अ लिक्विड। तो क्या होगा कि डिक्रीज विद इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। नेक्स्ट, विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट। मतलब स्पीड से कौन सी गैस डिफ्यूज होगी, मिक्स होगी। तो वो कौन सी है, सबसे जो लो मोलेकुलर मास होता है वो H2S का होता है। तो आंसर होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है बेटा, द फेज चेंजेस A एंड B इन गैस, A लिक्विड B लिक्विड सॉलिड आर। तो क्या होगा, कंडेंसेशन फ्रीजिंग। नेक्स्ट लास्ट वन इज, अ स्टूडेंट नोटिस्ड फ्रोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 AM। यानी कि सुबह सुबह वो ये नोटिस करता है कि फ्रोस्ट फॉलिंग हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, एंड डिसअपियरिंग बाय 8:30 AM। यानी कि 8:30 वो फिर गायब हो जाती है। विच फेज चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फ्रोस्ट इनटू वाटर वेपर्स। तो वो कौन सी चीज़ है जिससे फ्रोस्ट किसमें, वाटर के बखरात में चेंज हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ है जी, वो है सब्लिमेशन। इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा सब्लिमेशन। तो ये सारे करेक्टेड, बिल्कुल करेक्टेड आंसर आपको बताएं, आपने इसको लर्न कर लेना है। देन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम। एनर्जी कहाँ से आती है, व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स। जब एक लिक्विड के बखारात बनते हैं, वो बखारात में कन्वर्ट होता है। तो बेटा इसका आंसर आपने नोटिस करना है, एनर्जी फॉर एवेपोरेशन कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, इर्द गिर्द से आती है। आर द लिक्विड इटसेल्फ, या लिक्विड के अंदर जो एनर्जी होती है वो यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की सूरत में फिर वो पार्टिकल्स मूव करते करते सरफेस पे आके सरफेस को लीव कर देते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नो, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब एक गैस चेंज होती है इनटू अ लिक्विड। नेक्स्ट है तीसरा जी, क्वेश्चन नंबर 14.3,
वाई डू नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपीयर होती हैं ड्यू टू सब्लिमेशन, यानी कि जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं ना नेफ्थलीन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हम इंसेक्ट वगैरह को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े को ख़राब ना करें। तो जो टेक्सटाइल वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा क्या होता है कि ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाती हैं, वेपर के अंदर। उसके बाद है जी 14.4, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग अ फेज चेंज। ठीक है, 14.4 टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एब्जॉर्ब रिलीज हीट इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द स्टेट, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हीट इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जैसे ही जो है वो स्टेट चेंज हो जाती है, तो जब तक सारे का सारा जो पोर्शन है वो स्टेट का वो चेंज नहीं हो जाता अगली स्टेट में, तो टेम्परेचर यानी कि जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो ओवरकम ख़त्म करने के लिए इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद है जी 15.5, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस? नो। 14.5, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, वो पहले ही दबे हुए होते हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता, उनमें पार्टिकल्स करीब होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेज ड्यू टू वेरी स्मॉल इंटरमालिकुलर स्पेसिस, उनमें पहले ही कम होती हैं। गैसेज को दबाया जा सकता है क्योंकि उनमें पार्टिकल्स बहुत ऐसे दूर दूर होते हैं। उसके बाद जी 14.6, उसके बाद बेटा 14.6 जो क्वेश्चन है उसको आपने देखना है, उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आपने बुक से क्वेश्चन देख लेना है। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब? ठीक है, तो क्या आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान? यस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो चेंज हो सकता है प्रेशर को चेंज करने से। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर को डिक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्रेशर कुकर की मिसाल बेस्ट है। ठीक है, जब हम घर में कोई चीज़ पकाते हैं, गोश्त वगैरह, तो प्रेशर कुकर के ऊपर प्रेशर हम दबा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा हीट है वो गोश्त को मिलती है जिसकी वजह से गोश्त जल्दी पक जाता है। उसके बाद है जी 14.7, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है 14.6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच सीज़न डू वेट क्लोथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई, मतलब कौन सा ऐसा सीज़न है कि जल्दी कपड़े नहीं सूखते? तो आपको पता है कि वो कौन सा सीज़न है? वो है विंटर। विंटर में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, टेम्परेचर लो होता है सराउंडिंग में, बिकॉज एवेपोरेशन इज़ स्लोअर, एवेपोरेशन स्लो होगी एट लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर इर्द गिर्द लो होता है तो एवेपोरेशन भी स्लो होगी तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। 14.8, वैन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब एक सॉलिड को आप हीट करते हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू इट्स वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, के साथ फिर क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं फास्टर, तेज़ी से वो वाइब्रेट करते हैं, एंड गेन काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिस तरह आप एक कार को रोड के ऊपर चलाएं तो जितनी आप स्पीड उसकी बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी। इस तरह पार्टिकल्स की भी जब हम उसको हीट करते हैं तो वो तेज़ी से दौड़ते हैं। 14.9, do solids and liquids also diffuse just like gases? Yes, solids and liquids also diffuse का मतलब होता है मिक्स होना, but much more slowly than gases, लेकिन gases के निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। 14.10, वाई इज़ ड्यू, शबनम के कतरे, फार्म्ड इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप देखते हैं कि शबनम के कतरे गिर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है? ड्यू फार्म्स व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंसेस, सुबह सुबह टेम्परेचर कम होता है तो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं ऑन कूल सरफेस इन अर्ली मॉर्निंग, तो आपको पता है सुबह सुबह ही टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो एयर कूल्स करती है ड्यूरिंग नाइट द काजिंग वाटर वेपर
टू कंडेंस ऑन द कूल सरफेस इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उसको आपने देख लेना है। उसका जो पहला है वो 14.1 जी। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आपने ये जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपने बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा कंसेप्ट लिखना है। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपके जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है आपको उसका एक बार फिर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वैसे तो एक एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर एक्सरसाइज क्यों नहीं आपने डिस्कस की। तो इसलिए एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं कि उसके जो आंसर कौन कौन से हैं, ताकि आपको कंसेप्ट एक बार फिर रिवाइज हो जाए, कंक्लूड हो जाए, और आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और प्रॉपर बोर्ड के अकॉर्डिंग आपने जवाब लिखना है ताकि नंबर ना कटे। क्योंकि जितना आप प्रिसाइज डाटा लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितनी आप डंडी मारेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कंक्लूजन के तौर पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपने इसको अच्छी तरह से डाटा को आपने लिखना है ताकि आपका नंबर ना कटे। वरना अगर बहुत डिटेल से समझाना शुरू कर दूंगा ना अब दोबारा अगेन, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो क्या होता है, अवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अवेपोरेशन हो रही होती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड इज स्लो, ये स्लो प्रोसेस है। और जो बॉइलिंग होता है अकर एट अ फिक्स्ड बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड, जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो एक फिक्स्ड उसका टेम्परेचर है, एंड इज रैपिड, और वो स्पीड से हो रहा होता है। और जो वेपोरेशन होती है वो स्लो हो रही होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वैसे वैसे जो वेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता जाता है। उसके बाद है जी 14.2, और क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ये अभी ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि बॉइलिंग अकर्स होती है व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो हवा का प्रेशर लग रहा होता है वेपर्स के अंदर, जो आपके बर्तन में वेपर्स बन रहे हैं, जिस चीज़ को आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर जब वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो चीज़ जो आपके बर्तन में है, जस्ट लाइक लिक्विड है, H2O है, तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है जब उसका वेपर का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। इंक्रीजिंग प्रेशर, जिस तरह प्रेशर कुकर की हमने मिसाल ली है, इंक्रीजिंग प्रेशर राइजेस बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमने गोश्त वगैरह को पकाना हो तो प्रेशर कुकर के अंदर हम प्रेशर डेवलप करते हैं ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर हम मरी जाएं और हम माउंट एवरेस्ट पे जाके पानी को बॉयल करें तो फिर क्या होगा नॉर्मली, तो वहाँ पे चूँकि प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो जल्दी आपका लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाएगा, वाटर लोअर्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 14.13। फोर्टीन पॉइंट 13 के अंदर पूछ रहा है वाई डज द प्रोसेस ऑफ अवेपोरेशन नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। उसको इनपुट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है वेपोरेशन को, वाई? आपको पता है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, खुद ब खुद होता रहता है। सर्दियों में भी हम कपड़े तार पे डालते हैं, सूख जाते हैं। वेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी। मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, वो इर्द गिर्द से ले लेते हैं, इसलिए हम हीट देनी नहीं पड़ती। टू ओवरकम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो मालिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस हैं जो लिक्विड को पकड़ के रखती हैं। एंड एस्केप इनटू वेपर स्टेट, तो फिर बखरात बन के वो जो लिक्विड है वो अपनी सरफेस के ऊपर आके, जिस पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस के ऊपर आके और सरफेस को फिर क्या कर देगा, लीव कर देगा। उसके बाद बेटा 14.4, वाई डू द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर फेज चेंजेस अडोप्ट द सेम पाथ। बहुत इजी, मतलब आपने किसी चीज़ को आपने हीट करना है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, फिर लिक्विड से वो गैस में जाएगा, तो इसी तरह आप जब रिवर्स करेंगे तो उसी पाथ को फॉलो करेगा ना वो।
follow the same path because phase change occur at a fixed temperature. Fixed temperature पे phase change occur हो रहा होता है, where latent heat is absorbed, जज़ब होती है या रिलीज होती है। तो ये था 14.4। उसके बाद है जी, वाई डज आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। मतलब कि आइस मेल्ट हो जाती है जब उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हमने स्केटिंग की एग्जांपल दी थी अपने लेक्चर में कि जो स्केटिंग करते हैं बर्फ़ानी इलाकों पे जाके स्लाइड करते हैं, तो जब वो ऊपर प्रेशर लगाते हैं आइस के ऊपर, जो स्नोफॉल होती है उसके ऊपर जब वो स्केटिंग करते हैं, तो जब प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और वो किस में चेंज हो जाती है, काजिक इनटू चेंज इनटू लिक्विड। तो फिर वो जो स्केटिंग है वो हो जाती है आराम से। 14.6 क्वेश्चन, वाई डू फेज चेंजेस अकर। फेज चेंजेस क्यों अकर होता है? फेज चेंजेस अकर व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज। जैसे हमने अभी मिसाल दी है आइस की कि अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो स्नोफॉल है उसके ऊपर जब स्केटिंग करते हैं हम, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है, स्केटिंग हो जाती है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह टेम्परेचर का भी रोल होता है फेज चेंज की तब्दीली में। When temperature or pressure change alter the intermolecular forces and particle energies। ठीक है, जब फेज चेंज अकर होता है तो चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, विच आल्टर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज कर देता है, एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस उनके दरमियान में जो होती है। और जब एनर्जी हम देते हैं या रिमूव करते हैं तो पार्टिकल्स रीअरेंज होते हैं, जिसकी वजह से फेज चेंज हो जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने एज अ कंक्लूजन जो है ना इसके आंसर लिखे हैं, तो आपने डिटेल से लिखने हैं। मैं कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके मैं कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने जो डिस्क्रिप्टिव होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने उसका डाटा अच्छा खासा लिखना, फिर आपको नंबर मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव का 14.1 देखें। क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरी क्या होता है, लाइटर गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं फास्टर। जिस तरह हम अगर मिसाल लें H2 की और हम मिसाल लें CO2 की, तो आपको पता है H2 हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है, हल्की होती है, तो फास्टर इसकी डिफ्यूजन होगी ना, मिक्स जल्दी हो जाएगी। देन हैवियर गैसेस, जिस तरह CO2 हैवियर है, बिकॉज दे हैव हायर एवरेज मोलेकुलर स्पीड, इसका मैथ ज़्यादा होता है तो इसलिए इसकी स्पीड भी कम होगी। ग्राहम लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मैस। मतलब जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा ना, तो उसकी स्पीड पार्टिकल्स की गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे लो स्पीड के साथ, लेकिन जिन पार्टिकल्स का वेट कम होगा, मोलेकुलर मैस कम होगा, वो स्पीड से मूव करेंगे। 14.2 देखें जी। 14.2 में पूछ रहा है, हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल, मददगार साबित होता है इन प्रिंटिंग करने में, एंड इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर। तो 14.2 देखना है, सब्लिमेशन इज यूज इन प्रिंटिंग एंड एयर फ्रेशनर बिकॉज सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एंड स्प्रेड इजीली इन एयर। मिसाल दी थी सब्लिमेशन की, मिसाल दी थी कि हम जो मैयत के जब कोई मर जाता है तो उसकी मैयत पे कैम्फोर हम लगाते हैं, कफूर लगाते हैं, तो देखो पूरी जो है वो एरिया के अंदर खुशबू फैल जाती है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंसेस होता है और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वेपर फॉर्म में। इस तरह आप कमरे में कोई सॉलिड जो डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में, उसको रख देते हैं तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 14.3 देखें लास्ट। 14.3 क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है जी, ड्रा द हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस। आपने हीटिंग कर्व ड्रा करनी है फॉर द फिजिकल चेंजेस में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में, फिर आगे स्टीम बनती है। वाटर के लिए अंडर गोज विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।
तो हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, ये बुक के अंदर भी पूरा डिटेल टॉपिक हमने डिस्कस किया है। आइस जो है वो वार्म्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वैसे मेल्ट होना शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब तक सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती, हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर हम मज़ीद वार्म करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा वो वाटर जो आइस से बना है। फिर वो लिक्विड वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और जब तक सारे का सारा वो लिक्विड जो आइस से बना है वो सारे का सारा बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर उसके बाद स्टीम बनेगी तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज। तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, और जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर डाटा है वो अच्छा लिखना है, हेडिंग अच्छी बनानी है, डायग्राम अच्छी बनानी है। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।